नमस्कार साथियों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बातचीत। आज हम बातचीत के सब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने बातचीत की ऑब्जेक्टिव के बारे में बात किया है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो मैं उस वीडियो का लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से जा कर के ऑब्जेक्टिव की वीडियो को देख सकते हैं, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। और ये जो टॉपिक है आज का हमारा वो है बातचीत के सब्जेक्टिव, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का हमारा टॉपिक। तो पहला जो हमारा प्रश्न है वो है कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं। तो बेन जॉनसन का मत है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। बोलने से ही मनुष्य रूप की सुंदरता और क्रूरता का पता चलता है तथा उसके अंदर अच्छाई और बुराई का पता चलता है। अर्थात बेन जॉनसन का कहना यह था कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके अंदर के गुण के बारे में पता नहीं चलता। मनुष्य के बोलने से ही उसके अंदर की अच्छाई के बारे में, उसके अंदर की बुराई के बारे में पता चलता है। अगर व्यक्ति कोई मौन रहता है तो मौन रहने से उस व्यक्ति की अच्छाई या बुराई के बारे में पता लगाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। और ये मत जो था वो था बेन जॉनसन का। अब जो हमारा अगला है वो था एडिसन। एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, जिसका तात्पर्य हुआ कि जब दो व्यक्ति होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। जब तीन हुए तब वो दो की बात को से दूर होगी। अर्थात शॉर्ट में कहा जाए तो एडिसन कह रहा था कि असल बातचीत जो होता है वो सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में होता है। जब दो व्यक्ति आपस में मिलते हैं तो अपने एक दूसरे के सामने अच्छे से दिल खोल के बात करते हैं, और तीसरे व्यक्ति के आ जाने से या तो वो चुप हो जाएंगे या उस तीसरे व्यक्ति को मूर्ख समझ कर के, अज्ञानी समझ कर अपनी बातों को जारी रखते हैं। और ये विचार किसका था? एडिसन का था। अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल पर। तो हमारा अगला सवाल है कि बातचीत की कला अर्थात आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। तो बातचीत की कला जो है अर्थात आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन मनुष्य के द्वारा आपस में बातचीत की उत्तम कला है। यानी कि बातचीत जो करते हैं हम आपस में, उसकी एक उत्तम कला है जो कहाँ के लोगों में पाई जाती है ज़्यादा? जो यूरोप के लोगों में ज़्यादा प्रचलित है। इसका एक ऑब्जेक्टिव भी बनता है कि बातचीत की कला सबसे ज़्यादा किस में प्रचलित है? वो है यूरोप के लोगों में। फिर कह रहा है कि इसमें चतुराई के साथ ऐसे प्रसंग छोड़े जाते हैं जिन्हें सुनकर कान को अत्यंत सुख मिलता है। साथ ही इसका अन्य नाम शुद्ध गोष्ठी है। शुद्ध गोष्ठी बातचीत की तारीफ है, जिसमें बात करने वालों को पंडिताई का अभिमान या कपट का प्रकट नहीं होता। मतलब कह रहा है कि बातचीत के माध्यम से लोगों को इतनी तारीफ़ किया जाता है जिससे कि उस जो व्यक्ति को हम तारीफ़ कर रहे हैं उसको ये पता नहीं चलता है कि हमारे अंदर कपट है, कि हमारा अभिमान है इसके बारे में। और ये अधिकतर कहाँ के लोगों में ज़्यादा पाई जाती है? तो ये पाया जाता है यूरोप के लोगों में सबसे अधिक। तो इससे ऑब्जेक्टिव बनता है, जो पूछा जाता है कि बातचीत की जो कला है वो कहाँ के लोगों में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो कहाँ के लोगों में सबसे ज़्यादा पाई जाती है? यूरोप के लोगों में। तो एक बार फिर से चलते हैं इन शॉर्ट में कि बातचीत की कला अर्थात आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। तो हम कह सकते हैं कि बातचीत की जो कला है अर्थात आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन मनुष्य के द्वारा आपस में बातचीत करने की उत्तम कला है, जिसमें चतुराई के साथ ऐसे ऐसे प्रसंग छोड़ा जाता है जिन्हें सुन करके कानों को अत्यंत सुख मिलता है। इससे हम शुद्ध गोष्ठी भी कहते हैं। और इससे बातचीत की तारीफ होता है, जिससे बात करने वालों को पंडिताई के बारे में या अभिमान के बारे में प्रकट नहीं होता है। अगला अब है हमारा अगला क्वेश्चन, वो है अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता? वाक शक्ति मतलब होता है बोलने की क्षमता। वाक शक्ति यानी कि बोलने की क्षमता जो हमारे अंदर है। और बोलने की क्षमता किसके द्वारा दिया जाता है? ये दिया जाता है ईश्वर के द्वारा। इसके लिए हम इसके उत्तर में अगर हम लिख सकते हैं कि वाक शक्ति जो है ईश्वर द्वारा मनुष्य को दिया गया सबसे महत्वपूर्ण वरदान है। महत्वपूर्ण वरदान है किसके द्वारा दिया गया? ईश्वर के द्वारा दिया गया। किसको? तो मनुष्य। क्यों? क्योंकि इसी बात शक्ति के कारण मनुष्य समाज में वार्तालाप करता है। वार्तालाप यानी कि बातचीत करता है समाज में अन्य व्यक्तियों के साथ, दूसरे व्यक्ति के साथ, तथा अपनी बातों को दूसरे के सामने प्रकट करता है और उसके बातों को समझता भी है। यदि हम में वाक शक्ति न होता तो ये सारी जो सृष्टि है ये गूंगी प्रतीत होती, और जो हम जानवर हैं वो जानवरों की भांति हम लोग भी लुंज पुंज रहते। और संसार जो आज इतना विकसित है, जो दुनिया आज टेक्नोलॉजी के कारण हम चांद पर पहुंच गए, अन्य कारणों से इतना विकसित है, वो शायद हम नहीं हो पाते। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि अगर हमें वाक शक्ति न होता तो हम भी जानवर ही होते। जिस तरह से जानवर की वाक शक्ति को हम नहीं समझ पाते हैं क्योंकि उसमें उतना ज़्यादा वाक शक्ति का गुण उपलब्ध नहीं रहता, ठीक उसी तरह से अगर हमें वाक शक्ति नहीं रहता तो हम लोग भी जानवरों की भांति ही रहते और अपनी बातों को दूसरे के सामने प्रकट अच्छे ढंग से नहीं कर पाते।
ठीक है, जिससे कि सारी सृष्टि ही क्या दिखती, गूंगी की तरह दिखती। इसीलिए कहा गया कि वाक शक्ति जो ईश्वर के द्वारा दिया गया मनुष्य को सबसे महत्वपूर्ण वरदान है, जिसके माध्यम से मनुष्य समाज में वार्तालाप करता है। ठीक है, अब है अगला प्रश्न पर हम चलेंगे। अब इसका जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक था चैप्टर में, उसमें था व्याख्या। व्याख्या जो आपको 4 नंबर में पूछा जाता है, 2 गो व्याख्या रहेगा। जब भी हम व्याख्या लिखते हैं तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि व्याख्या क्या है। तो क्वेश्चन है हमारा सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। तो याद कीजिए कि ये सेंटेंस हम पहला ही क्वेश्चन में पढ़े थे, और ये किसका कथन था? ये कथन था बेन जॉनसन का, बेन जॉनसन का। सबसे पहले चलिए इसको हम व्याख्या करेंगे। सब कभी भी हम किसी भी चैप्टर का अगर व्याख्या हम करते हैं तो सबसे पहले हम उस चैप्टर का नाम और वो चैप्टर के लेखक कौन है या रचनाकार कौन है या कवि कौन है उसका नाम हम लिखते हैं। जैसा कि हमने इसमें लिखा है कि प्रस्तुत पंक्ति बातचीत शीर्षक निबंध से लिया गया है, जिसके लेखक बालकृष्ण भट्ट है। आपको इसी तरह से किसी भी चैप्टर का या किसी भी पाठ का व्याख्या करना है, किसी भी वाक्य का, तो आपको पता होना चाहिए कि वो जो वाक्य है वो किस पाठ से लिया गया है और उसके जो लेखक है वो कौन है। ये जो लाइन था, ये जो वाक्य था, सच है जब तक मनुष्य बोलता है नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता, ये था बातचीत से, और उसके लेखक थे बालकृष्ण भट्ट, जिसको हमने लिखा है प्रस्तुत पंक्ति बातचीत शीर्षक निबंध से लिया गया, जिसके लेखक बालकृष्ण भट्ट है। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से लेखक कहना चाहता है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, अर्थात मनुष्य जब बोलता है तभी उसके रूप का साक्षात्कार होता है। बातचीत के दौरान ही मनुष्य अपने दिल की बातों को दूसरे के समक्ष प्रकट करता है, और वास्तव में जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। अर्थात मौन रहने से व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता लगाना आसान नहीं होता। अर्थात जब कोई व्यक्ति गूंगा है, जैसे कि आप लोग देखिएगा, जैसे शादी विवाह में जाइएगा, अगर कोई गूंगा व्यक्ति खड़ा है तो दूर से दिखने पर लगता है कि ओह ये कितना अच्छा इंसान होगा, लेकिन जैसे उसके मुँह से अब सब या जब वो बोलता है, अगर उसके मुँह से अच्छी बातें निकलता है तो लोग उससे अनुमान लगाते हैं कि इसका जो आचरण है वो अच्छा हो सकता है, या इसके अंदर का जो गुण है वो अच्छा वाला है। लेकिन जैसे वो अपने मुँह से गलत शब्दों का उच्चारण करता है तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि वो जो है या तो गलत आचरण वाला है, या उसका जो गुण है उसके अंदर अच्छाई नहीं होकर के बुराई है। इसीलिए इसमें कहा गया है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। और ये जो कथन था वो किसका था? बेन जॉनसन का था, जिसको आप याद रखिएगा। तो यही था हमारा चैप्टर 1 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये पूरी तरह समझ में आया होगा। आगे की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल से आप जुड़े रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।